वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक एमीटर और वोल्ट मीटर की तुलना करना है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। मेंस के नज़रिए से हम देखें तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में भी परिभाषा या फिर इसके जो मात्रक है मानक, उससे प्रश्न बन सकता है। एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है? किसी विद्युत परिपथ में यह धारा की प्रबलता को एम्पीयर में मापता है। तो एमीटर ए से एम्पीयर, ए से एमीटर। फिर वोल्ट मीटर की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट में मापता है। ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मापेगा? विभवांतर को। किस में मापता है? वोल्ट में। कहाँ पर? दो बिंदुओं के बीच में जो विद्युत परिपथ है उसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ये मापता है। और एमीटर क्या मापता है? धारा की प्रबलता। जो बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो एमीटर है धारा की प्रबलता मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। एमीटर धारा की प्रबलता किस में मापेगा? एम्पियर में। और वोल्ट मीटर विभवांतर को किस में मापेगा? वोल्ट में। दूसरा अंतर ये कि यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, जबकि जो वोल्ट मीटर है समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक। वीएस याद रखना। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में और एमीटर श्रेणी क्रम में, एएस और वीएस। उसके बाद में इसका स्केल एम्पियर में अंकित होता है। एमीटर का स्केल एम्पियर में और वोल्ट मीटर का जो स्केल है वोल्ट में अंकित रहेगा। एमीटर की बात करें तो यह एक गैल्वेनोमीटर है जिसके समानांतर क्रम में कम मान का एक प्रतिरोध अर्थात शंट लगा होता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो यह भी एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए। तो एमीटर में एक शंट लगा होता है जो कम मान का होता है, जबकि वोल्ट मीटर की बात करें तो इसमें प्रतिरोध होता है और कैसा? उच्च मान का होता है। प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? ताकि उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक हो जाए। एमीटर को यदि वोल्ट मीटर में बदलना हो तो इसकी कुंडली के समांतर क्रम में लगे हुए निम्न प्रतिरोध अर्थात शंट के तार को हटाकर कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है और स्केल का अंशांकन वोल्ट में कर दिया जाता है। आगे दिया हुआ है वोल्ट मीटर को यदि एमीटर में चेंजिंग की बात की, अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? फिर यदि वोल्ट मीटर है उसको अमीटर में परिवर्तित करना है तो इसके लिए जो कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में। आपको यहाँ क्या याद रखना है? प्रश्न कैसे बनेगा? इसमें दो तीन छोटे छोटे बिंदु है, यदि उसको याद रख लिया तो प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। जैसे वोल्ट मीटर को जब ए मीटर में चेंज कर रहे हैं, वी से चेंज कर रहे हैं ए में, तो उसमें कुंडली में किस क्रम में लगाएगी? श्रेणी क्रम में। कुंडली के श्रेणी क्रम में लगा हुआ जो उच्च प्रतिरोध है इसको हटा देंगे और कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का एक तार मतलब शंट लगा देंगे। अमीटर में मैंने बताया था कि शंट लगा होता है जो निम्न, उसका मान निम्न होता है, जबकि वोल्ट मीटर में क्या एक प्रतिरोध लगा होता था उच्च मान के लिए। ठीक है। तो आपको जब वोल्ट मीटर से अमीटर में बदलना है तो सीधी सी बात है उसमें शंट लगाना होगा जिसका मान कम रहेगा। ठीक। आगे देखते हैं। आर प्रतिरोध वाले एमीटर की माप सीमा x गुना बढ़ाने के लिए उसके समानांतर क्रम में R/(x-1) का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा और फिर आर प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की माप x गुना बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में x-1 इंटू आर का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या प्रश्न बन सकते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। सबसे पहला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें ये बताएगा कि विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं, ये गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। इसकी सहायता से 10 की घात ऋण 6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। दो प्रश्न आपको याद रखना। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरी बात, इससे कितनी माप तक की विद्युत धारा को माप सकते हैं? 10 की घात ऋण 6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को माप सकते हैं। शंट के उपयोग की बात करेंगे तो शंट अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार है। शंट किस में लगा हुआ था? एमीटर में। और जब आप वोल्ट मीटर को एमीटर में चेंज कर रहे थे तब आपको शंट लगाना था। क्यों? क्योंकि कम प्रतिरोध वाला तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है। तो इसको गैल्वेनोमीटर के किस क्रम में लगाएंगे तो ये एमीटर बन जाएगा समांतर क्रम में। ये आपका प्रश्न है। आपको श्रेणी क्रम दिया रहेगा, समांतर क्रम दिया रहेगा और आप यही कंफ्यूज हो गए, तो यहीं पर आपको काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है
गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर कॉमन है, यदि इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया तो वोल्टमीटर बन जाएगा। और जो गैल्वेनोमीटर है इसके समांतर क्रम में एक एमीटर लगाया, शंट लगाया तो ये एमीटर बन जाएगा। उसके बाद में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। खर्च हुई स्रोत की इस ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में तथा ऊर्जा का शेष भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करता है। साधित्रों के ताप में साधित्रों में ताप बढ़ाने की इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ इक्वेशन दी है, इसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, ये बस आप याद रख सकते हो, कभी बन जाए प्रश्न तो। दूसरी बात ये कि जूल का तापन नियम किसे कहते हैं? उपरोक्त को ही जूल का तापन नियम कहते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोधक में जो उत्पन्न ऊष्मा है दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात, दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है और उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब ये सभी के अनुक्रमानुपाती बताई गई है, किसी के भी व्युत्क्रमानुपाती का उल्लेख नहीं है, तो याद रखने के लिए आसानी होगी। उसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। सबसे पहले विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है, जैसे विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में क्या दिया है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। सीधा सा प्रीलिम्स का प्रश्न है, प्रश्न आएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो आपको याद रखना है जो थॉमस एल्वा एडिसन है, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का क्या है, गलनांक बहुत उच्च होता है, 2380 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। यह उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। टंगस्टन क्या है, धातु है। गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और क्यों यूज करते हैं इसका, बल्ब बनाने में यूज करते हैं, उच्च गलनांक होने के कारण। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। देखिए, बल्बों में यदि गैस की बात करें तो दो गैस है, एक नाइट्रोजन है और ऑर्गन गैस है। ऑर्गन गैस कैसी, अक्रिय गैस है। आदर्श गैस बोला जाता है ऑर्गन गैस को। जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग 5 से 10% विकृत प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। उसके बाद विद्युत फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आमतौर पर सभी के घरों में देखा होगा, जब कभी अचानक से पूरी बिजली जाती है तो चेक करते जब मीटर, तो पता चलता है कि फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज उड़ने से क्या होता है, जो बिजली का प्रवाह कम ज्यादा हो रहा है तो फ्यूज तार उड़ जाता है, जिससे घर में लगे जो भी विद्युत उपकरण है वो सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन और सीसा की मिश्र धातु का बना है। अब ये प्रश्न है, पहला क्या मिश्र धातु से बना है, तो बिल्कुल सही विकल्प लगाना है कि मिश्र धातु से बना है। उसके बाद किस किस से मिलकर बना है, टीन से और सीसा से। फिर कभी इसका अनुपात पूछ ले तो टीन का 63% है और सीसा का 37% है। इस अनुपात में मिलाकर जो है विद्युत फ्यूज बनाया जाता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सदैव की बात की है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी कि हम समानांतर क्रम में लगा दे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो याद रखना फ्यूज जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। एक फ्यूज अतिभारण से विद्युत परीक्षण की सुरक्षा करता है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। आगे दिया है लघु पतन या जो शॉर्ट सर्किट है, उसके समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत होटर जूल के तापन पर आधारित है। एग्जाम्पल आपसे पूछे कि जूल के तापन पर कौन कौन से उपकरण या युक्तियां आधारित है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का प्रयोग होता है, जो निकेल और क्रोमियम से बनी होती है। देखिए, जो मिश्र धातु है बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक तो विद्युत फ्यूज किस किस से बनता है, उसमें अनुपात कितना होता है, और दूसरी बात विद्युत हीटर
तो इसको क्या करना है, इसी पेज पर आपको एक कोने में लिख लेना है, ताकि जब भी आप पेज पलटाओ तो रिवीजन करने के लिए आसानी रहे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर सीधी आपकी नजर जाए और बार बार रिवीजन में आ पाए। ठीक। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखें तो अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में जो घुले पदार्थ है अपने अवयव में विभाजित हो जाते हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। दो प्रश्न। सबसे पहला, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो माइकल फैराडे ने की थी। ये क्या बोल रहा है? ये रासायनिक प्रभाव कह रहा है कि जो अम्लीय विलयन है उनमें से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विलयन में घुले हुए पदार्थ है अपने अवयव में विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध है घटता है और चालकता बढ़ती है। दोनों सिचुएशन याद रखना। ताप जब आप बढ़ा रहे हैं तो अपघट्य का जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा, जबकि उसकी चालकता बढ़ जाएगी। मतलब ताप बढ़ाने से चालकता का अनुक्रमानुपाती का संबंध है। फैराडे महोदय ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। फैराडे, माइकल फैराडे थे। इन्होंने 1834 में विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम। क्या कहते हैं? पहला नियम ये कहता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुए संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब m प्रोपोर्शनल टू q, m इज इक्वल टू आई टी, फिर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे z आया, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद z आएगा। z क्या है? एक नियतांक है। कौन सा नियतांक है? इसे मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी इसका मान एकत्रित आयन वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस तत्व का वह द्रव्यमान है जो उस तत्व के वैद्युत अपघट्य में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति कूलाम होता है। ये यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, लूसेंट है, पूरी लूसेंट पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी इस बात पर ज़रूर फोकस करना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा बिंदु है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो वो तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए ताकि वहां से प्रश्न आए तो हमारा प्रश्न गलत ना हो। द्वितीय नियम क्या कहता है? यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उसके संगत रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते। इक्वेशन दिया है, नोट दिया हुआ है। सभी तत्वों के रासायनिक तुल्यांक E और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, इसका अनुपात एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। इस नियतांक को फैराडे नियतांक कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। इसका मान कितना है? 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम प्रति तुल्यांक भार, या फिर 96,500 कूलाम प्रति ग्राम तुल्यांक भार है। रासायनिक प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण देखे गया। जो भी उपकरण है, जैसे सेल है, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण, सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में, तो रासायनिक प्रभाव पर आधारित ये सारे उपकरण है। विद्युत लेपन में जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं और जिस पर लेप चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। जो भी विद्युत अपघट्य होता है उसमें दो नोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। तो यदि आपको किसी धातु पर परत चढ़ाना है तो उसे एनोड भाग बनाएंगे, और एक मिनट, जिस धातु का परत चढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए चांदी की परत चढ़ाना है, तो उसको क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। और जिस पर भी लेप चढ़ाना है उसको कहाँ, किस भाग में रखेंगे? कैथोड भाग में रखेंगे। ठीक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? कोपेनहेगन निवासी जो है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इन्होंने की थी। किस वर्ष की थी? 1820 में की थी। ये क्या कहता है? चुंबकीय प्रभाव किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगी वैसे वैसे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिमाण में भी वृद्धि होते जाएगी। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक से दूर जाने पर यह घटता है। विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा संकेंद्रित वृत्त होती है, जिसका केंद्र क्या होता है? तार पर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र
बी प्रोपोर्शनल टू आई या बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती है। इसकी खोज किसने की थी? आंद्रे मेरी एम्पियर ने की थी 1775 से 1836 के बीच। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाती, कभी ऐसा स्टेटमेंट आए तो सही लगाना। उसके बाद जब समांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो आकर्षण बल लग रहा है, और विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। औषध में चुंबकत्व की बात करते हैं तो हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिका एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके करव्य भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण होता है वह है हृदय और मस्तिष्क। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। एक ऐसी विशेष तकनीक जिससे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस जो इमेजिंग एमआरआई जो होती है, ठीक है, इसके उपयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। कभी मेंस में आपसे पूछ ले तो फिर ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको वहां लिखना पड़ेगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास पास लिपटे जो विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है और भीतर के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर नर्म लोहे को रखकर विद्युत चुम्बक बनाया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न, इसकी खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने। किस वर्ष? 1831 में। किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। नोट दिया हुआ है, वैद्युत अपघट्य के नियम की खोज भी माइकल फेराडे ने ही की थी। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघट्य के नियम दोनों की खोज किसने की थी? दोनों की खोज माइकल फेराडे ने की थी। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत धारा है अधिकतम होगी, और इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त मतलब दाएं हाथ का जो नियम है उसका उपयोग होता है। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है और अंगूठा चालक की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। लेंज का नियम क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह, अर्थात प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। नोट दिया है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषक है। कभी पूछ ले कि लेंज का नियम किससे संबंधित है या किससे साम्यता रखता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो लेंज का नियम है साम्यता रखता है। प्रेरक कुंडली के बारे में देखें तो प्रेरक कुंडली एक ऐसा संयंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत प्रबल विद्युत वाहक बल 50 से 100 किलोवाट तक उत्पन्न किया जाता है। यह उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। पहला प्रश्न तो ये, प्रेरक कुंडली किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। इस कुंडली का उपयोग कहाँ होता है? विसर्जन नलियों को चलाने में, साधारण जो एक्सरे नलियां हैं उनके चलाने में, मोटर गाड़ियों की दाहक व्यवस्था में उच्च वोल्टता उत्पन्न करने में। उसके बाद जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वह गर्म हो जाता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रेरण कुंडली किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण। और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जो सिंगल फैक्ट है
उसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से संभावना है कि प्रश्न बनेगा। जो बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वहाँ से थोड़ी कम संभावना है। यदि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखें तो कभी प्रश्न बन सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए किसका SI मात्रक क्या है, किसकी खोज किसने की थी, कब की थी, उसके लिए उन्हें यदि नोबेल प्राइज मिला है तो वो याद रखना है। वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसमें श्रेणी क्रम संयोजन क्या संयोजन होता है। ये जो मुख्य मुख्य बिंदु है ये बिल्कुल रटते चलना है, यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या अंतर है? यह है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती, ठीक है, दिष्ट से दिशा एक ही दिशा में, जबकि जो प्रत्यावर्ती धारा है निश्चित काल अंतराल के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती। प्रत्यावर्ती मतलब बदलते रहना, निश्चित काल अंतराल के बाद जो दिशा है उत्क्रमित कर लेंगी, जबकि दिष्ट एक ही दिशा में बहेगी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा AC की जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। DC की तुलना में AC का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते, वही दिष्ट धारा के मापक यंत्र साधारणतः धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, ये इसके जो मापक यंत्र है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे, जबकि जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा कौन सी, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसके जो यंत्र है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते। मतलब एक ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है और एक चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये एक माइनर सा अंतर है, कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली के उपयोग से कम किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी न हो। वही दिष्ट धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। विद्युत चुंबक बनाने में विद्युत अपघट्य में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। संचायक सेलों के आवेशन में केवल दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं हो सकता। प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता है, वही दिष्ट धारा को ट्रांसफार्मर से नहीं बदला जा सकता है। किस धारा को ट्रांसफार्मर से घटाया बढ़ाया जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा को। दिष्ट धारा को ऐसा नहीं कर सकते। प्रत्यावर्ती धारा किसी तार के परिच्छेद से समान रूप से प्रवाहित नहीं होती, इसका अधिकांश भाग तार की ऊपरी सतह से प्रवाहित होती है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को एक मोटे तार के स्थान पर अनेक पतले विद्युतरोधी तारों को मिलाकर बने तारों से प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि उसकी ऊपरी स्तर का क्षेत्रफल अधिक हो। वही दिष्ट धारा पूरे परिच्छेद में से समान रूप से प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा की उत्पादन लागत दिष्ट धारा की उत्पादन लागत की तुलना में कम होती है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। दोनों धाराओं की यदि तुलना करें तो बहुत नुकसानदायक या खतरनाक कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरेलू विद्युत परिपथ की बात करते हैं। घर में जो विद्युत आपूर्ति वाले तारों में जिस तार पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विद्युत में तार या धनात्मक कहते हैं। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहते हैं। भूसंपर्क तार पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। भूसंपर्क तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहेगा। विद्युत में तार और उदासीन तारों के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर। विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में। संकेत क्या है? V है। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी? फ्यूज। फ्यूज तार जिसके बारे में अभी बात की थी वो मिश्र धातु से बना होता है, दो धातुओं से मिलकर बना था, उसमें उसका अपना अपना अलग अलग अनुपात था। जब विद्युत में तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है और इसे लघुपतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत साधित्र और विद्युत परिपथ को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। विद्युत फ्यूज का यह महत्व है।
फ्यूजों में जो होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। नोट दिया है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000 ओम इकाई दी रहेगी। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का प्रतिरोध है लगभग 1000 ओम होता है। यूनिट भी आपको याद रखना, वैसे प्रतिरोध को ओम में ही मापते हैं, लेकिन कभी ट्रिकी बना दे क्वेश्चन तो ओम की जगह अन्य यूनिट भी दी जा सकती है, तो ओम के साथ आपको जाना है। चुंबकत्व के दिशा संबंधी नियम की बात करें तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, अंगूठा किस तरह रहे, धारा की दिशा बताए, तो उंगलियां क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दो दिशा यहाँ पर हो गई। फिर मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, इसके अनुसार यदि एक 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 मिनट, क्या लिखा हुआ है, एक काग पेंच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े, तो अंगूठे की गति की जो दिशा है चुंबकीय बल रेखाओं की धनात्मक दिशा बताएगी। धनात्मक दिशा की बात की चुंबकीय बल रेखाओं की। उसके बाद फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जिस तार से होकर धारा बहती है, यदि उस तार के ऊपर दाहिने हाथ को रखकर अंगूठे और पहली दो उंगलियों को इस तरह फैलाया जाए कि एक दूसरे के समकोणिक दिशा में हो, और यदि तर्जनी धारा की दिशा और बीच वाली उंगली सुई की विक्षेपित दिशा बताए, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा बताएगी। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से दी जाती है। इसके अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमिका उसको इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तो मध्यमिक और धारा की दिशा को बताए, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये इस तरह से प्रश्न नहीं बनेंगे, ये मेंस के बिंदु का है और मुख्य परीक्षा में भी उतना अधिक वेटेज नहीं दिया है साइंस में, तो ठीक है, एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे, वनडे एग्जाम में भी इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, किसका मात्रक क्या है, संकेत क्या है, मान क्या है, इस तरीके से प्रश्न वहां पर बनते हैं। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये ऐसे प्रश्न बनेंगे कि जैसे ट्रांसफार्मर है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, फिर 4 विकल्प दिए रहेंगे, अलग अलग सिद्धांत रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो ऐसे प्रश्नों की प्रबल संभावनाएं रहती है, और ये ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल रटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है या अन्योन्य प्रेरण के। ये जो उच्च एसी वोल्टेज है उसको निम्न एसी वोल्टेज में चेंज करता है, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में, मतलब अल्टरनेटिव करंट पर काम करता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोट बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज होता है। फिर इस तरह से प्रश्न, जैसे 3 प्रश्न यहाँ से आपके बन गए, कभी पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, पेन लेकर आपकी जो बुक है उसी में इसको हाईलाइट कर दोगे। पहला तो ये कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है या फिर अनोन्य प्रेरण। दूसरा ये कि केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है, दूसरा हो गया। और इसके क्रोड बनाने में नर्म लोहे का यूज होता है, ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। इस तरह से आपको जो भी किताब है उसकी एक तरह से छटनी करनी है, कौन सा कंटेंट आपके ज्यादा काम का है और कौन सा कंटेंट कम काम का है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। जो ऊंचाई है वो निम्न एसी विभव, मतलब जो लो अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज है उसको उच्च एसी विभव में बदल देगा। इसमें प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक रहेगा। जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो उच्च एसी विभव को निम्न एसी विभव में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या की तुलना में जो प्राथमिक कुंडली है उसके फेरों की संख्या अधिक रहती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम रहता है, और जब विभव का मान कम होता है तो धारा इसमें बढ़ जाती है। जो एसी डायनेमो या जनरेटर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
विद्युत मोटर की बात करें तो ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा उपकरण है, क्या काम कर रहा है, किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, ये प्रश्न की रेंज होती है। दिष्टकारी या रेक्टिफायर की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट को डीसी में डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा है, इसको दिष्टकारी कहते हैं। इन्वर्ट इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक, कैसे याद रखोगे, जो डीसी मतलब डिप्यूटी कलेक्टर है, उनके रूम में इन्वर्टर भी लगा होता है कि कभी बिजली चली गई तो उनको गर्मी नहीं होना चाहिए, तो फिर जो डीसी सर मैडम के कमरे में क्या है, एसी चालू हो जाएगा, किसके थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू। तो ऐसे याद रखना, डीसी से एसी, इन्वर्टर। माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, डीवी याद रखना, ठीक है, माइक्रोफोन डीवी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये प्रश्न बनेगा कि माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अन्य 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और दिए रहेंगे, तो ये चीजें रटनी है। उसके बाद नोट दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने की थी। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है यह प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट है, इससे अधिक भी हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं, जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। जो चुंबकत्व है अगली क्लास में देखेंगे।